हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दी रिसेप्टर। आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हमारा फार्माकोलॉजी फर्स्ट, जो हमारा बी फॉर्म फोर्थ सेमेस्टर का यूनिट फर्स्ट का टॉपिक है। जो आज का वीडियो का टाइटल है वो हमारा है द कॉन्सेप्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन। ठीक है, जैसा कि आप बोर्ड में देख रहे हो, कॉन्सेप्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन। तो इसमें हम देखेंगे कौन सी दवाओं को एसेंशियल मेडिसिन में रखा जाता है, कौन रिलीज करता है और क्या इसकी क्राइटेरिया होनी चाहिए। हम कैसे डिसाइड करेंगे हमें कौन सी दवा को एसेंशियल मेडिसिन की कैटेगरी में रखना है या फिर लिस्ट में रखना है। क्लियर? तो आप वीडियो तक लास्ट तक बने रहिए, आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी रिगार्डिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि भाई WHO ने क्या डिफिनीशन दी है आपकी एसेंशियल मेडिसिन की। क्लियर? तो इसमें लिखा हुआ है WHO हैज डिफाइंड essential medicine WHO has defined essential medicine are satisfy the priority healthcare needs of population। ठीक है, इसका मतलब है ऐसी दवाएं जो हेल्थ केयर सिस्टम में बहुत ज्यादा प्रायोरिटी मतलब प्राथमिकता मानी जाती है और जो जनरल पब्लिक को, जो जनसंख्या है उसकी जरूरतों के अनुसार, उसकी नीड के अनुसार, ठीक है, उसको बोला गया है एसेंशियल मेडिसिन एज पर WHO। ठीक है, मतलब सेटिस्फाई दी प्रायोरिटी हेल्थ केयर नीड्स ऑफ पॉपुलेशन। अब देखो नेक्स्ट लाइन हम देखते हैं क्या है। दीज आर सेलेक्टेड विद ड्यू रिगार्ड टू पब्लिक हेल्थ रेलिवेंस एविडेंस। ठीक है, पब्लिक हेल्थ रेलिवेंस एविडेंस, इफिकेसी, सेफ्टी एंड एज वेल एज कंपैरेटिव कॉस्ट इफेक्टिवनेस। क्लियर? तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है एसेंशियल मेडिसिन के केस में, हमारा क्या क्या होना चाहिए। पब्लिक हेल्थ रेलिवेंस सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि दवा है तो दवा हमें किसको देनी होती है, पेशेंट को देनी होती है, पब्लिक में देनी होती है, तो उसका पब्लिक हेल्थ रेलिवेंस होना चाहिए। एविडेंस होना चाहिए, मतलब प्रूफ जिसको बोलते हैं, साइंटिफिक एविडेंस होनी चाहिए अगर हम किसी मेडिसिन को एसेंशियल की कैटेगरी में डालते हैं। इफिकेसी मतलब काम करने का तरीका, मतलब फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी उसकी अच्छी होनी चाहिए, इफेक्टिव होनी चाहिए, इफिकेसी अच्छी होनी चाहिए। और इसके अलावा सेफ्टी इन द सेंस होता है मतलब लीस्ट साइड इफेक्ट, उसका ADR या फिर दुष्प्रभाव कम होना चाहिए। एज वेल एज कंपैरेटिव कॉस्ट इफेक्टिवनेस, हाँ, उस दवा की जो कॉस्ट है वो भी कम होनी चाहिए कंपैरेटिव टू अदर ब्रांड। क्लियर? इतनी चीजें होनी चाहिए। पब्लिक हेल्थ रेलिवेंस, इफिकेसी, एविडेंस, ठीक है, सेफ्टी एंड एज वेल एज कंपैरेटिव कॉस्ट इफेक्टिवनेस। इसका मतलब ये है कि जो भी दवाई आपकी एसेंशियल की कैटेगरी में रखी जाएगी वो सस्ती होनी चाहिए, आप ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं होनी चाहिए अगर वो एसेंशियल की कैटेगरी में डाला है WHO ने। क्लियर? अब देखो कुछ WHO ने क्राइटेरिया, किस बेस पे हम दवाओं को एसेंशियल की कैटेगरी में रखेंगे। अब भाई देखते हैं भाई किस बेस पे रखेंगे। WHO डिसाइडेड क्राइटेरिया ऑन एसेंशियल मेडिसिन। ठीक है, अब देखो हम एक एक क्राइटेरिया को समझेंगे ध्यान से। जो पहला क्राइटेरिया है वो हमारा है इफिकेसी एंड सेफ्टी। इफिकेसी मतलब काम करने का तरीका, दवाई अच्छी काम करती हो, फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी अच्छी हो, थेरेपेटिक इफिकेसी अच्छी हो। दूसरा पॉइंट है इसका सेफ्टी, जैसा कि हमने बताया, सेफ्टी इन द सेंस मतलब लीस्ट टॉक्सिक होनी चाहिए, उसके साइड इफेक्ट कम आने चाहिए, उसका ADR कम होना चाहिए। ठीक है, दवा आपकी जो मेडिसिन है वो सेफ्टी होनी चाहिए, सेफ होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा है सेकेंड, गुड बायो अवेलेबिलिटी। गुड बायो अवेलेबिलिटी का मतलब है जो भी आप दवा ले रहे हो उसका मैक्सिमम कंसंट्रेशन आपके सर्कुलेशन में, सिस्टमिक सर्कुलेशन में, आपके ब्लड में, प्लाज्मा में पहुंचना चाहिए। इसका मतलब है गुड बायो अवेलेबिलिटी, मतलब जो दवा का प्रेजेंस है मैक्सिमम आपका प्लाज्मा कंसंट्रेशन में मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने दवाई खाई ओरल और वो ब्लड तक पहुंची ही नहीं। मोस्ट ऑफ दी ओरल मेडिसिन का क्या होता है, हिपैटिक मेटाबॉलिज्म हो जाता है, जिससे ड्रग का कंसंट्रेशन कम हो जाता है। तो अगर कोई एसेंशियल की कैटेगरी में है तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। क्लियर? अब जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो हमारा है स्टोरेज एंड स्टेबिलिटी। स्टोरेज कंडीशंस अच्छी होनी चाहिए, बहुत ज्यादा हेक्टिक स्टोरेज नहीं होना चाहिए, और स्टेबिलिटी मतलब हम उस दवा को डिग्रेडेशन होने से बचा सकें। क्लियर?
अब जो हमारा फोर्थ पॉइंट है, जैसा कि हमने आपको यहाँ पे बताया था, कंपैरेटिव कॉस्ट इफेक्टिवनेस, अब वही चीज यहाँ पे आ रही है, कॉस्ट बेनिफिट रेशियो। मतलब उसकी जो कॉस्ट है, उसकी जो कीमत है दवा की, वो कम होनी चाहिए किसके कंपैरिजन में, जो हमारे और बहुत सारे ब्रांड हैं उनके कंपैरिजन में उसकी कीमत कम होनी चाहिए। अगर बहुत ज्यादा दवा कॉस्टली हो जाएगी तो जनरल पब्लिक में, जनरल पॉपुलेशन में थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा उस दवा को परचेज करना, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है प्रायोरिटी हेल्थ केयर नीड्स ऑफ पॉपुलेशन। क्लियर? तो दवाई हमारी सस्ती होनी चाहिए, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं होनी चाहिए। क्लियर? अब देखो यहाँ पे है जो फिफ्थ हमारा पॉइंट है इन केस ऑफ एसेंशियल मेडिसिन में, वो क्या है, शुड बी सिंगल कंपाउंड। हाँ भाई, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। इसका मतलब ये होता है कि आपकी जो ड्रग है वो बहुत ज्यादा मल्टीपल कॉम्बिनेशन में नहीं होनी चाहिए, उसका पॉली कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है, जैसे बहुत सारी मार्केट में आपकी ड्रग्स आती हैं, लाइक अगर हम एग्जांपल की बात करें, पैरासीटामोल, एसेक्लोफेनेक, कुछ दवाओं, कुछ कॉम्बिनेशन आपके आ रहे हैं कि पैरासीटामोल के साथ एसेक्लोफेनेक है, क्लोरफेनामाइन है, कैफीन पड़ा हुआ है, जो आपकी इरेशनल एफडीसी में आती हैं। तो अगर सिंगल ड्रग का कॉम्बिनेशन रहेगा, मेडिसिन रहेगी, तो उसकी टॉक्सिसिटी के चांस कम होते हैं, ड्रग ड्रग इंटरेक्शंस के चांस कम होते हैं। वो अलग का केस है कि हम जब दो दवाओं को मिक्स करते हैं तो समटाइम्स क्या होता है, हमें सिनर्जिज्म मिल जाता है, और हो सकता है कि एक ड्रग दूसरे ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी को एनहांस कर रही हो, उसकी एक्टिविटी को एनहांस कर रही हो, वो केस थोड़ा सा अलग हो जाता है। लेकिन इन केस ऑफ एसेंशियल मेडिसिन की क्राइटेरिया में हम प्रयास करते हैं कि जो हमारा मॉलिक्यूल है वो सिंगल कॉम्बिनेशन में आना चाहिए। लाइक सिंगल आपका पैरासीटामोल हो सकता है, मेट्रोनिडाजोल हो सकता है, फ्लूकोनाजोल होता है सिंगल में। तो हम ये प्रायोरिटी देते हैं कि जो हमारा ये प्रोडक्ट है वो हमारा सिंगल कॉम्बिनेशन में होना चाहिए। क्लियर? अब जो हमारा 6 पॉइंट है वो है एडिक्वेट साइंटिफिक डेटा। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, एडिक्वेट साइंटिफिक डेटा। साइंटिफिक डेटा का मतलब होता है जो भी उस दवा के बारे में डिटेल है उसका एक साइंटिफिक बैकग्राउंड होना चाहिए। डिटेल इन द सेंस कि उसका टीहाफ कितना है, उसकी बायो अवेलेबिलिटी कितनी है, बायोइक्विवेलेंस कितना है उसका, क्या उस ड्रग पे क्लिनिकल ट्रायल्स रन हुए हैं, क्या उस ड्रग की सेफ्टी चेक हुई है, क्या उस ड्रग को फेज 4 में सेफ्टी के लिए विजिलेंस किया गया है। ऐसी बहुत सारी जानकारी होती है हमारी ड्रग में, उसका जो पूरा डिटेल है वो एक डेटा होना चाहिए। कि जो पॉइंट नंबर 7 है वो क्या कहता है, देखो, गुड फार्माकोकाइनेटिक डेटा। अभी तक हमने पॉइंट नंबर 6 तक डिस्कस कर लिए कि कौन से पॉइंट का क्या मतलब है और कौन से वर्ड का क्या मतलब निकल रहा है। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, वो पॉइंट नंबर 7 है। पॉइंट नंबर 7 में बोला गया है गुड फार्माकोकाइनेटिक डेटा। मतलब अगर आप किसी भी ड्रग को एसेंशियल की कैटेगरी में डालते हो तो उसका फार्माकोकाइनेटिक डेटा होना चाहिए, बहुत अच्छा डेटा होना चाहिए, वेल पब्लिश डेटा होना चाहिए। अब देखो, थोड़ा सा हम प्रयास करेंगे समझने का कि फार्माकोकाइनेटिक किसको बोला गया है। अगर हम बात करें फार्माकोकाइनेटिक क्या होता है, तो मतलब होता है ड्रग का मूवमेंट। फार्माकोन मतलब ड्रग, काइनेटिक मतलब होता है मूवमेंट। ठीक है? मूवमेंट होगा कहां पे? अल्टीमेटली हम मेडिसिन, दवा को कहां ले रहे हैं, हम भाई ओरल ले रहे हैं या फिर किसी भी रूट से ले रहे हैं, अल्टीमेटली अपने शरीर में डाल रहे हैं, तो उसका मूवमेंट भी शरीर में ही होगा। ऑर्गन में हो सकता है, टिश्यू में हो सकता है, आपके प्लाज्मा में हो सकता है, किसी सेल के अंदर हो सकता है, ऑल ओवर बॉडी में कहीं भी उसका मूवमेंट हो सकता है। भाई अगर फार्माकोकाइनेटिक की बात करें, कौन कौन से इसके मेजर फैक्टर हैं, वो आपके हैं मेजर 4। ऐसे तो फार्माकोकाइनेटिक बहुत ही ब्रॉड है, लेकिन यहाँ पे 4 फैक्टर हम बताना चाहेंगे। पहला फैक्टर है एब्जॉर्प्शन, ADME। A स्टैंड फॉर एब्जॉर्प्शन, D स्टैंड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, M स्टैंड फॉर मेटाबॉलिज्म, E स्टैंड फॉर एक्सक्रीशन। अब थोड़ा सा हम बताएंगे। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है हम जब किसी भी ड्रग को किसी रूट से लेते हैं और हमें उस ड्रग को सिस्टमिक सर्कुलेशन तक पहुंचाना होता है। द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग रीच टू सिस्टमिक सर्कुलेशन। ठीक है? इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। डिस्ट्रीब्यूशन, जब वो ड्रग हमारी सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच गई है, अब उसको डिस्ट्रीब्यूट होना है भाई, रिसेप्टर अपनी डिजायर्ड लोकेशन तक पहुंचना है, रिसेप्टर तक पहुंचना है, जहां पे उसको एक्शन परफॉर्म करना है वहां तक पहुंचना है। वो आपका कोई सेल हो सकता है, कोई टिश्यू हो सकता है, कोई ऑर्गन हो सकता है, कोई प्लाज्मा या फिर कोई ब्लड कंपोनेंट हो सकता है। ठीक है? अब बात आती है, हमारा एब्जॉर्प्शन हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, मेटाबॉलिज्म। मोस्ट ऑफ दी जो ड्रग्स है हमारी, अगर ओरल की बात करें तो उनका मेटाबॉलिज्म होता है हिपैटिक में, लीवर में। अब क्वेश्चन आता है कि लीवर में मेटाबॉलिज्म क्यों होता है, तो इसका आंसर है वहां पे बहुत सारे
आपके आइसोएंजाइम्स होते हैं जो मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं, लाइक आपका CYP450 है, उसके बहुत सारे आइसोएंजाइम्स हैं जो ड्रग को मेटाबोलाइज कराते हैं। अगर लिपिड सॉल्युबल ड्रग है तो उसको वाटर सॉल्युबल ड्रग में कन्वर्ट करते हैं। कुछ वहाँ पे नेचुरल रिएक्शंस होते हैं, कुछ आर्टिफिशियल रिएक्शंस होते हैं, बहुत सारी आपकी प्रोसेस ऐड ऑन होती है वहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा ड्रग का जो कुछ कंसंट्रेशन है वो भी डिग्रेडेशन हो जाता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम मेटाबॉलिज्म। जब ड्रग का एब्जॉर्प्शन हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है, मेटाबॉलिज्म हो गया है, अब उसके बाद बात आती है भाई एक्सक्रीशन की। सब कुछ हो गया है, अब हमें क्या करना है, भैया दवाई खाई थी, अब उस दवा को हमें बाहर निकालना है शरीर से। क्वेश्चन आता है भाई दवा को क्यों निकालना है? अगर आपकी बॉडी में दवा अननेसेसरी बहुत देर तक पड़ी रहेगी तो कहीं ना कहीं टॉक्सिसिटी कॉज करेगी, क्योंकि जो ड्रग है वो क्या है, एक फॉरेन पार्टिकल है, एक्सोजेनियस मटेरियल है, हमारी बॉडी से मैच नहीं कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम कॉज करेगा। तो एक्सक्रीशन मतलब दवा को बाहर निकाल दिया हमने, वो आपका कोई भी सोर्स हो सकता है, ठीक है। अब जो लास्ट हमारा है पॉइंट नंबर 8, उसमें है गुड फार्माकोडायनेमिक डेटा। इसका मतलब होता है, डायनेमिक मतलब होता है पार। थोड़ा प्रयास करेंगे समझाने का। फार्माकोडायनेमिक का मतलब होता है जब भी आप किसी दवा को लेते हो, चलो बहुत एग्जांपल ले लेते हैं, बहुत सिंपल सा है। ये आपकी ड्रग है और ये आपका रिसेप्टर है, ठीक है। चलो भाई ये आपका लीवोसिट्रिजिन है जो कि आपकी एक H1 एंटागोनिस्ट है, एंटीहिस्टामिन से, और आपका ये हिस्टामिन का रिसेप्टर है। भाई लीवोसिट्रिजिन आपने मुंह से ले ली और वो क्या करेगी, अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाएगी, दिस वन, ठीक है। लीवोसिट्रिजिन आपने एंटीहिस्टामिन दवा ली और वो एंटीहिस्टामिन दवा ने क्या किया, अपने रिसेप्टर से बाइंडिंग कर ली, दिस वन। वो पूरे बॉडी में अपने हिस्टामिन के रिसेप्टर को ढूंढेगी, जहां पे उसको फिट बाइंडिंग मिल जाएगी, मतलब लॉक एंड की मॉडल, जिसका ताला उसी की चाबी, और वहां पे जाके वो चपक जाएगी, बाइंड हो जाएगी, ठीक है। ये जब बाइंड होगी ड्रग, उसके बाद वो फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी शो करेगी, वहां पे कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजमेंट होंगे, उसी को बोलते हैं हम फार्माकोडायनेमिक इफेक्ट ऑफ एनी ड्रग। लाइक आपने लीवोसिट्रिजिन ले ली, एंटीहिस्टामिन्स ले ली और आपकी बॉडी में हिस्टामिन का लेवल कम हो गया। दूसरा एग्जांपल हम बात करें अगर, लाइक आपने पैरासीटामोल ले लिया, पैरासीटामोल कॉक्स रिसेप्टर पे जाकर वहां पे बाइंड हो गया और कॉक्स की सिंथेसिस को ब्लॉक कर दिया उसने, और ब्लॉक करने के बाद आपकी इन्फ्लेमेशन से राहत मिल गई, या फिर आपको जो पैरेक्सिया हुई थी, फीवर हुआ था, वो भी आपका रिड्यूस हुआ। दीज आर एग्जांपल ऑफ फार्माकोडायनेमिक इफेक्ट ऑफ एनी ड्रग। तीसरा एग्जांपल अगर बात करें, लाइक आपका एड्रेनालिन है, किसी पर्सन को आप एड्रेनालिन का इंजेक्शन दे देते हो तो क्या होता है, उस पर्सन का हार्ट रेट HR बढ़ जाता है, HR बढ़ जाता है, वो भी आपका एक एग्जांपल है फार्माकोडायनेमिक इफेक्ट ऑफ एनी ड्रग, ठीक है। आई होप आपको फार्माकोकाइनेटिक समझ में आ गया होगा, फार्माकोडायनेमिक समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा बेसिक समझ लीजिए, अदरवाइज हम आपका एक बहुत अच्छा वीडियो बनाएंगे कि फार्माकोकाइनेटिक क्या होता है, उसमें डिटेल में देखेंगे, और फार्माकोडायनेमिक को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब बात करेंगे भाई कि जो लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन है उसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पे कि कुछ हमने क्राइटेरिया यहाँ पे समझ लिया था कि कौन कौन सी क्राइटेरिया है जिसमें हम एसेंशियल मेडिसिन को रखते हैं। एक पॉइंट यहाँ पे छूट गया है आपका, फर्स्ट मॉडल लिस्ट जो हमारी WHO ने रिलीज की है, फर्स्ट मॉडल लिस्ट वो रिलीज की है पहली 1977। जो पहली मॉडल लिस्ट आई है WHO के द्वारा वो आई है 1977 में, क्लियर। अब जो लेटेस्ट सबसे लिस्ट आई है WHO की वो आई है आपकी 2021 में आई है आपकी, और जो 2021 में आई है उसके कुछ एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिए हैं, कुछ एग्जाम्पल लिए हम देखेंगे। पहला एग्जाम्पल इसका है हमारा हेलोथेन, दिस इज ए जनरल एनास्थेटिक GA। सेकंड हमारा मॉर्फिन, सेंट्रल एनाल्जेसिक है हमारा, ऑक्सीजन है हमारी, पैरासीटामोल, आइबुप्रोफेन, एस्प्रिन, डायजिपम, ठीक है, बेंजोडाइजिपिन्स कैटेगरी की ड्रग है हमारी, फेनाटोइन, एल्बेंडाजोल, इवरमेक्टिन, एमिकासिन, मेट्रोनिडाजोल, सिफिक्सिम, फ्लूकोनाजोल, क्लोरोक्विन एंड पॉलीमाइसिन B। ये कुछ दवाएं हैं जो एसेंशियल की कैटेगरी में रखी गई हैं, जो रिसेंट अभी 2021 में अभी WHO ने रिलीज किया है, तो उसके कुछ एग्जांपल हैं। एक चीज थोड़ा सा हम इसमें और ऐड करना चाहेंगे, ये जो आपने अभी लिस्ट देखी ये बहुत सारी इसमें मेडिसिन है, लेकिन यहाँ पे हम एग्जाम्पल के लिए आपको समझने के लिए यहाँ पे कुछ दवाओं के नाम लिखे हैं हमने। अब थोड़ा सा एक चीज बता दें हम आपको, अगर हम ग्लोबली लेवल पे बात करें कि एसेंशियल मेडिसिन को रिलीज तो कर रहा है WHO, लेकिन हर एक कंट्री अपनी एसेंशियल मेडिसिन को रिलीज करती है। क्वेश्चन आता है भाई कंट्री करती है तो कंट्री में कौन करता है?
उस कंट्री की रेगुलेटरी बॉडी रिलीज करेगी एसेंशियल मेडिसिन को। अगर हम इंडिया की बात करें, भारत की बात करें, तो वहां पे आपकी रेगुलेटरी बॉडी है CDSCO, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। और किसकी सहायता से करती है? वो करती है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इसके सहायता से जो आपकी लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन है वो रिलीज होती है। ठीक है, तो आपको पता लग गया। अगर ग्लोबली लेवल पे हम बात करेंगे तो WHO रिलीज करेगा। अगर हम बात करें कि किसी कंट्री वाइज बात कर रहे हैं, किसी स्पेसिफाइड कंट्री की बात करेंगे, तो वहां पे उस कंट्री की रेगुलेटरी बॉडी रिस्पॉन्सिबल होती है किसी भी एसेंशियल मेडिसिन की लिस्ट को रिलीज करने के लिए। दोस्तों, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो मोस्ट वेलकम इन माय कमेंट सेक्शन। बता दें, हमारा एक और चैनल है जिसका नाम है दी न्यूरॉन एकेडमी। तो वहां पे जाइए, आपको अच्छा कंटेंट मिलेगा। तो वहां पे भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे होंगे तो प्लीज hit the bell icon and subscribe the receptor. Thank you.